नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग एमबीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 9वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 9वीं यूनिट के अंतर्गत करने वाले हैं इंटरनेट का अध्ययन। इंटरनेट के अंतर्गत हम इंटरनेट के समस्त पहलुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट की पृष्ठभूमि क्या थी, अर्थात इंटरनेट का उद्भव कब से हुआ और किस तरीके से इसने विकास किया। साथ ही साथ इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछ ली जाती हैं, जैसे कि सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, होम पेज क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इन सभी को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। इंटरनेट, तो इंटरनेट होता क्या है? तो दोस्तों, आप लोगों ने प्रारंभिक की वीडियो में जिसमें हमने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया है, वहां समझा था कि जो डेटा होते हैं वह अव्यवस्थित सूचनाओं का या अव्यवस्थित आंकड़ों का संग्रह होते हैं। उन्हें हम कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, प्रोसेसिंग के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं और एक सूचना में परिवर्तित कर देते हैं। फिर संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप लोगों ने समझा था कि इस सूचनाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आप लोगों ने बहुत माध्यमों का भी अध्ययन किया था। उन्हीं माध्यमों से एक माध्यम होता है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी सूचना को विश्व में कहीं भी भेज सकते हैं और यदि विश्व में कहीं भी वह सूचना उपलब्ध है तो उसको आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो अर्थात संपूर्ण विश्व को एक जाल में बुनने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट जो है वह इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। तो इंटरनेट को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। जो इंटरनेट है वह समान प्रोटोकॉल का अनुपालन कर डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। हम लोगों ने देखा है कि जो वैन का जो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या था? इंटरनेट था। इंटरनेट विश्व में कहीं भी पड़ी किसी भी सूचना को आप तक पहुंचा सकता है और आपके पास जो सूचना है उसको किसी भी व्यक्ति तक भी पहुंचा सकता है। तो ये क्या करता है? एक समान प्रोटोकॉलों का अनुपालन करता है। मतलब जो सूचनाएं बनाई जाती हैं वो एक समान प्रोटोकॉल के अनुसार बनाई जाती हैं, समान प्रोटोकॉल पर आधारित होती हैं। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि बताइए जो नेटवर्क किसे कहा जाता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, या इंटरनेट को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है। जो इंटरनेट है वह किस प्रकार के प्रोटोकॉलों का उपयोग करता है? तो समान प्रोटोकॉलों का उपयोग करता है। इसके बढ़ते उपयोग के कारण आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचार क्रांति का युग। प्रश्न सीधा बनता है कि बताइए संचार किसका उपयोग बढ़ रहा है जिस आधार पर आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है? तो किसके उपयोग के कारण? इंटरनेट के उपयोग के कारण। जिस तरीके से आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि इंटरनेट का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। आप सुबह जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपना मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल उठाकर आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी एफबी चेक करेंगे, अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे, किसी भी चीज को सर्च करते हैं या फिर कोई न्यूज देखते हैं। तो उसमें आप कर क्या रहे हैं? आप इंटरनेट का ही उपयोग कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेट का जो उपयोग जिस तरीके से बढ़ रहा है उसे क्या कहा जाता है? संचार क्रांति का युग कहा जाता है। जो प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर है, इन्होंने इंटरनेट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर को कहा जाता है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट के जनक कौन है? तो प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर हैं। इन्होंने 1962 में सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था। लेकिन इंटरनेट को वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आर्पनेट को जाता है। किसको जाता है? आर्पनेट। आर्पनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ये फुल फॉर्म पूछा गया है तो आपको याद रखना है। और इंटरनेट के अंतर्गत या कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है, जितनी भी शब्दावलियां हैं, सभी का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए।
तो इंटरनेट का प्रारंभ इसके विकास से ही शुरू हुआ। जैसे ही आर्पनेट का विकास हुआ था तो इसके विकास के साथ ही इंटरनेट का विकास जुड़ा हुआ था। और ये आर्पनेट है क्या? तो यह अमेरिका रक्षा विभाग की एजेंसी है जो इसके लिए क्या करती है? अनुसंधान का काम करती है, रिसर्च का काम करती है। और इसका विकास कब किया गया था? तो इसका विकास किया गया था 1969 में, 1969 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि आर्पनेट का विकास कब किया गया था, आर्पनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्पनेट किस देश की कंपनी है या यह किसके अंतर्गत आती है? तो अमेरिका की रक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। इसका उपयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों में किया जाता है। किसका? आर्पनेट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हुआ इंटरनेट के जनक कौन थे? प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर थे, क्योंकि इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग करने का विचार इन्होंने ही दिया था। कब दिया था? 1962 में दिया था। फिर इंटरनेट को वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? आर्पनेट को जाता है। और आर्पनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट होता है। और यह क्या है? तो यह है अमेरिका के रक्षा विभाग के अंतर्गत करने वाला एक कंपनी है जो क्या काम करती है? जो रक्षा विभाग के अनुसंधान एवं विकास का काम करती है। और इसका विकास कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसे ही वर्तमान इंटरनेट व्यवसाय का जन्म माना जाता है। अर्थात व्यवसायिक स्तर पर इंटरनेट का उपयोग कब से होने लगा था? 1969 से होने लगा था। टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली कौन है? तो यह एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने HTML का आविष्कार किया है। कब किया है? 1989 में। तो दो चीजों का आविष्कार किया है इन्होंने, एक HTML का और एक www का। HTML का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी वेबसाइट तैयार की जाती हैं वह किसी न किसी लैंग्वेज में तैयार होती हैं। तो जो भी वेबसाइट www पर तैयार की जाती हैं तो वह किस लैंग्वेज में होती हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होती हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और www अर्थात www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म भी एक दो बार पीएससी में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इन दोनों का आविष्कार 1989 में किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। अब प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए HTML के जनक कौन है? तो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न पूछ लिया जाए कि www या वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार या जनक कौन है? तो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हमने देखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार 1989 में किसके द्वारा किया गया है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। लेकिन इसका पहला उपयोग कब हुआ था? तो पहला उपयोग हुआ था 6 अगस्त 1991 में। 6 अगस्त 1991 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। विकास कब हुआ था? तो 1989 में। लेकिन इसका उपयोग कब हुआ सही तरीके से? तो 6 अगस्त 1991 में। विथ पूरी डेट याद रखनी है, क्योंकि आयोग का ट्रेंड चल रहा है। वह आपसे सिर्फ सन नहीं पूछता, आपसे महीना और आपसे दिन भी पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तारीख कौन सी थी? तो 6 अगस्त की थी। और समय क्या, सन क्या था? तो 1991 था। तो 6 अगस्त 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब का पहला उपयोग हुआ। 1993 में सर्न एक कंपनी है, तो सर्न ने इसे निःशुल्क उपयोग हेतु उपलब्ध कराया था। पहले इसके लिए पेड होता था, मतलब पैसे देने पड़ते थे, लेकिन सर्न कंपनी द्वारा 1993 से इसे सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध करा दिया गया था। इस पर एचटीटीपी क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है जिस पर कोई भी साइट बनती है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टीसीपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनके फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं कि द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें क्या, इसमें जो साइट तैयार होती हैं किसमें होती हैं? HTML लैंग्वेज में होती हैं। इसमें किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो या तो HTTP या फिर TCP या फिर IP के द्विस्तरीय नियमों का पालन किया जाता है। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना हुई थी। तो ये क्लियर है, ये सन आपको याद रहेंगे, सारे सन आपको याद रखने हैं, क्योंकि पीएससी में कोई भी सन पूछ लिया जाता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था? 1989 का टाइम था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने दो चीजों का आविष्कार किया था, एक वर्ल्ड वाइड वेब का, और वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी साइट होती हैं या जो भी
वेबसाइट बनती हैं वह जिस लैंग्वेज में बनती हैं, वह लैंग्वेज कौन सी होती है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उन दोनों का आविष्कार किया था। लेकिन इसका सबसे पहले उपयोग 6 अगस्त 1991 में किया गया था और सभी लोगों को लिए यह मुफ्त में सर्न कंपनी द्वारा 1993 में उपलब्ध कराई गई थी। यह किस नियमों का पालन करती है? तो HTTP, TCP या IP के द्विस्तरीय नियमों का पालन करता है और 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब संघ की भी स्थापना की गई थी। बात करते हैं मोज़ेक। तो मोज़ेक क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर जो www पर आधारित है। तो ध्यान रखिए, www वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? मोज़ेक है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि बताइए मोज़ेक किस पर आधारित है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित है। और वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? मोज़ेक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न यहां से भी बन जाता है। इसका विकास 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मार्क एंडरसन द्वारा। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। स्टारलिंक परियोजना की बात कर लेते हैं। तो स्टारलिंक परियोजना किसकी है? एलन मस्क की है, जो कि यदि बात कही जाए अभी वर्तमान में विश्व की सबसे अमीर कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, सबसे अमीर कंपनी भी है। कौन सी है? तो एलन मस्क की है। तो इसने इसकी कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा उसने स्टारलिंक एक परियोजना का गठन किया गया था, जिसके तहत विश्व के स्तर पर बहुत सारे उपग्रहों को संचार माध्यम स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और ये कब छोड़े गए थे? जो स्टारलिंक परियोजना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 मई 2002 को की गई थी। ठीक है, किसने की थी? एलन मस्क ने की थी। और एलन मस्क ने स्टारलिंक परियोजना के तहत कितने 60 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था संचार माध्यम स्थापित करने के लिए। वर्तमान की एक न्यूज है, इसमें क्या हुआ है? इसके कम से कम 40 उपग्रह, कितने उपग्रह? 40 उपग्रह जो अंतरिक्ष बवंडर होता है, अंतरिक्ष में जो तूफान आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा, तो उस तरंगों के द्वारा जो उत्पन्न भूकंप था, तो उस भूकंप के कारण करीब 40 उपग्रह धरती से नीचे गिर गए हैं, नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये पहली कंपनी थी जिसने एक साथ इतनी मात्रा में उपग्रहों को भेजा था। अभी इसने वर्तमान में स्पेस एक्स कंपनी ने ही 160 उपग्रहों को फिर से अंतरिक्ष में भेजा है और इसके साथ ही विश्व की नंबर 1 की कंपनी बन गई है जिसने एक साथ इतने उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। अर्थात इसने नासा को भी पीछे छोड़ दिया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि यह करंट का मुद्दा भी है और कंप्यूटर का मुद्दा भी है। तो प्रश्न आ सकता है कि स्टारलिंक परियोजना किससे संबंधित है? दूसरा, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? विश्व की सबसे अमीर व्यक्ति कौन है या सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? आपकी स्पेस एक्स ही है। और सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। इन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना कब की थी? तो 6 मई 2002 को की थी। इस स्पेस एक्स के द्वारा 60 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन वर्तमान में जो भूचुंबकीय तूफान हैं उनके कारण करीब 40 उपग्रह पृथ्वी पर गिर गए हैं नष्ट होकर। इसने वर्तमान में 160 उपग्रहों को फिर से अंतरिक्ष में स्थापित किया है और नासा को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। बात करते हैं भारत में इंटरनेट कि भारत में इंटरनेट का विकास कब से हुआ, किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1995, डेट याद रखिएगा, 2-3 बार पीएससी में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि भारत में इंटरनेट का विकास कब से हुआ था। तो 15 अगस्त 1995 से हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो VSNL, ध्यान रखिए किसके? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। अर्थात इसके द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किस कंपनी को जाता है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड को जाता है, VSNL को जाता है। कब से जाता है? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी से जाता है। तो भारत में इंटरनेट कब से प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1995। इस संबंध में जो अर्नेट है, अर्नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क होता है। को सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम की ओर से प्रोत्साहित किया गया है। किसे किया गया है? अर्नेट को किया गया है। और अर्नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि इंटरनेट कार्य कैसे करता है। इंटरनेट पे आपको यदि कोई काम करना है तो किस तरीके से यह काम करेगा। तो इंटरनेट जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। किस पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
इसमें ओपन आर्किटेक्चर ओपन है ये, इसमें ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्क द्वारा ये कुछ प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसके द्विस्तरीय नियमों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। हम लोगों ने अभी देखा था कि इंटरनेट या फिर www डॉट पे जो कि HTML लैंग्वेज में बनाई गई थी, वह क्या करता है, या तो HTTP या फिर TCP या फिर IP के द्विस्तरीय नियमों का पालन करता है। और www किस पर काम करता है, तो इंटरनेट पे काम करता है। तो इंटरनेट भी क्या करेगा, या तो TCP या IP के द्विस्तरीय नियमों का ही पालन करेगा, और इसका पालन करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाता है। ठीक है, और किस पर कार्य करता है, तो यह करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य। तो यह भी ध्यान आपको रखना है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु पैकेट स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। याद करिए पुरानी वीडियो जिसमें मैंने बताया था स्विचिंग तकनीकी के विषय में कि पैकेट स्विचिंग तकनीकी का उपयोग कौन करता है, तो कौन करता है, इंटरनेट करता है। इसमें क्या होता है, स्टोर और फॉरवर्ड सिद्धांत पर काम किया जाता है और सूचना एक साथ ना भेजकर एक एक करके भेजी जाती हैं। इंटरनेट से जुड़ने हेतु हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, की सेवा लेनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको इंटरनेट का उपयोग करना है तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सबसे पहले एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी होगी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ जियो चल रहा है और भी चल रही हैं, या एयरटेल चल रही है। तो ये क्या करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं। यह टेलीफोन लाइन के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं, कनेक्शन देती हैं। उसके बाद आप इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। जो इंटरनेट है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। किस प्रोटोकॉल पर काम करता है, तो यह है या तो इंटरनेट प्रोटोकॉल पर करेगा या TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पर करेगा। तो इन पर काम करता है। और किन नियमों का पालन करता है, तो द्विस्तरीय, जो इन प्रोटोकॉल है इनके द्विस्तरीय नियमों का क्या करता है, पालन करता है। सूचनाओं को कैसे भेजता है, तो सूचनाओं को पैकेट स्विचिंग तकनीकी के माध्यम से भेजता है, अर्थात पैकेटों के माध्यम से भेजता है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वह टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीकी के द्वारा कंप्यूटर सेवाएं आपको क्या करता है, प्रदान करता है। इंटरनेट सेवाएं आपके कंप्यूटर पर प्रदान करता है। अब इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक उपकरण या आवश्यक सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यह भी प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है। तो किन किन चीजों की, सबसे पहले तो आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। फिर मॉडेम या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। मॉडेम की आवश्यकता क्यों होती है, मान लीजिए प्रोवाइडर ने, जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, वह आपको टेलीफोन लाइन के माध्यम से सुविधाएं दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि टेलीफोन लाइनों में एनालॉग सिग्नल ही जाते हैं, प्रेषित होते हैं, और कंप्यूटर काम किस पे करता है, कंप्यूटर काम करता है डिजिटल सिग्नल पर। तो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। फिर संचार माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का संचार हो सके। तो इसके लिए या तो टेलीफोन होगा, टेलीफोन लाइन होगी, या प्रकाश तंतु होगा, या फिर वायरलेस तकनीक होगी। कोई भी क्या होगा, एक संचार माध्यम की आवश्यकता होगी। फिर आपको वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपको आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। आप किसी भी चीज को सर्च करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी वेबसाइट कहां पर उपलब्ध होती हैं, वेब ब्राउजर पर उपलब्ध होती हैं। तो आपको एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरनेट सर्विस प्रदाता की आवश्यकता पड़ेगी, जो प्रोवाइडेड कंपनी होती है, इंटरनेट प्रोवाइडेड कंपनी, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इन चीजों की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इनके बगैर आप इंटरनेट सुविधा से नहीं जुड़ सकते हैं। तो क्लियर है कौन कौन सी चीजें चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर से समझने का प्रयास करना। कंप्यूटर है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक कंप्यूटर लगेगा जिसपे आपको इंटरनेट का उपयोग करना है। अब इंटरनेट कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो एक कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात संचार की आवश्यकता पड़ेगी। वो कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन लाइन हो सकती है, प्रकाश तंतु हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। अब यहां से सिग्नल आएंगे तो परिवर्तित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता हो सकती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहलाता है। दूसरा, ये जो संचार माध्यम आपको उपलब्ध कराएगा वो कौन कराएगा, तो इंटरनेट जो प्रोवाइडर है वो आपको प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, इंटरनेट पर आपको सर्च करने के लिए कुछ वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे यूसी ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, और भी होते हैं। तो इनकी आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं, आपको सूचनाओं पर बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। तो इन सभी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है।
बात करते हैं इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल कि प्रोटोकॉल होते क्या क्या हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग हम इंटरनेट में कहां कहां पर करते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो यह एक समान नियमों या प्रतिमानों का समूह होते हैं। अर्थात क्या होता है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इंटरनेट या जिस पृष्ठभूमि पर काम करता है उसमें कुछ नियम बनाए जाते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए। तो वही जो नियम या फिर प्रतिमानों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब इसमें एक प्रोटोकॉल होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म आपको याद करना ही करना है क्योंकि फुल फॉर्म आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यह अभी तक का वर्तमान का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, अर्थात सबसे ज्यादा इंटरनेट पर यदि किसी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है तो किसका होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही होता है। टीसीपी पैकेट स्विचिंग तकनीकी पे कार्य करता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो इंटरनेट होता है वो किस पे काम करता है? पैकेट स्विचिंग तकनीकी पे ही काम करता है। इसमें जो मैसेज भेजे जाते हैं वह पैकेट के रूप में ही भेजे जाते हैं। एक होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि ये किस पर काम करेगा? तो ईमेल पर काम करता है। तो इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है? एसएमटीपी है। प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि बताइए ईमेल पर सर्वाधिक ईमेल पर कार्य करने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है? तो एसएमटीपी है। सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है? तो टीसीपी और आईपी है। क्लियर है? एक होता है एचटीटीपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। सीधी सी बात है, समझने का प्रयास करिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एचटीटीपी है इस पर कौन काम करता है? तो इस पर www वर्ल्ड वाइड वेब कार्य करता है और वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा यदि किसी सूचना को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो वह किस प्रोटोकॉल पर काम करेगा? एचटीटीपी पर करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करेगा। तीन प्रोटोकॉल देखे। इंटरनेट पर कोई सूचना भेजनी है तो सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? टीसीपी या आईपी का होता है। मेल पर कौन करता है? तो एसएमटीपी करता है। और www पर कौन करता है? तो इस पर एचटीटीपी करता है। क्लियर हुआ? यह क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर करता है? क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। एक होता है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात यह कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल में क्या क्या हो सकता है? या तो डेटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, चित्र हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो मान लीजिए यदि आपको पूरी की पूरी फाइल भेजनी है, ऑडियो भेजना है, वीडियो भेजना है, ग्राफ भेजना है, चित्र भेजना है, तो वह किसके द्वारा भेजा जाएगा? एफटीपी के द्वारा भेजा जाएगा। क्लियर हो रहे हैं कि आपको किस चीज में किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना है। गोफर क्या होता है? एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या है? प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से जो डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। मान लीजिए कोई दूर कंप्यूटर रखा हुआ है, उस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई सूचना पड़ी हुई है और आप कहीं और बैठे हुए हैं, तो वहां से आप उस कंप्यूटर से यदि सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पर कोई फाइल को ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप गोफर का उपयोग करके दूर बैठकर किसी दूरस्थ कंप्यूटर से उस डेटा को सर्च कर सकते हैं, वहां से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आया गोफर का क्या काम होता है? और गोफर है क्या? एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेलीनेट क्या होता है? तो यह है रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, रिमोट लॉगिन। रिमोट के माध्यम से क्या करते हैं? आप दूर बैठकर किसी दूर वाली चीज को क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान की चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो टेलीनेट होता है यह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूरस्थ नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डेटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर है, उसमें कोई डेटा पड़ा हुआ है। अब इससे आप बहुत सारे कंप्यूटर, ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें किसी भी डेटा को उपयोग करना है, तो आप क्या करते हैं? आप टेलीनेट के माध्यम से इसका डेटा यहां पर और इसका डेटा यहां पर भेज सकते हैं।
आप लोग फॉर्म भरवाने तो गए होंगे, है ना, एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं। एमपीपीएससी के जब भी आप फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी इंटरनेट वाले के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे वहां पर कंप्यूटर रखे रहते हैं। एक मेन हब वाला कंप्यूटर होता है जो वहां के डायरेक्टर के पास होता है, और कुछ वहां पे कर्मचारी काम करने वाले होते हैं। आप जब भी फॉर्म भरवाते हैं तो आपसे वो बोलता है एक काम करो फोटो स्कैन करवा लो, एक काम करो जो साइन होते हैं वो भी स्कैन करवा लो। तो आप इन चीजों को स्कैन करते हैं, फिर वो स्कैन कहीं और होता है किसी और कंप्यूटर पर, और वह डॉक्यूमेंट्स कहां पर आ जाता है, जहां पर आप फॉर्म भर रहे होते हैं। फिर फॉर्म इस कंप्यूटर पर भरा जाता है, और जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो बोलते हैं वो कि आप मेन जो ब्रांच है या मेन जो कंप्यूटर है वहां पर जाकर पेमेंट कर दीजिए। और आपको जो हार्ड कॉपी मिलती है वह कहां से मिलती है, यहां से मिलती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफर हो रहा है या डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने की विधि है वह किसके द्वारा संभव हो पा रही है, टेलीनेट के माध्यम से संभव हो पा रही है। क्लियर हुआ टेलीनेट क्या है। अब वेब पेज क्या होता है, तो देखिए जो साइट होती हैं, है ना, उस पर बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, और वह सूचनाएं कहीं ना कहीं तो स्थापित की जाती हैं। तो वह सूचनाएं जहां पर भी रखी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेज कहा जाता है। और उन्हीं पेजों का जो संग्रह होता है उसे वेब पेज कहा जाता है। तो समझ में आया वेब पेज क्या कहलाता है। जो सूचनाओं के संग्रह के पेज होते हैं उनका जो संग्रह होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। और www वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा, क्योंकि सूचनाओं को हम कहां रखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर ही रखते हैं। ये पेज HTML का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग करके इन वेब पेजों को तैयार किया जाता है, और हाइपरलिंक के माध्यम से ये जो अलग अलग पेज होते हैं इनको जोड़ा जाता है। तो समझ में आ रहा है क्या है, कुछ सूचनाएं हैं, कुछ फाइलें हैं जिनको एक जगह पर व्यवस्थित रखा गया है। मान लीजिए ये हम बहुत सारे पेज हैं, है ना, यहां पर कुछ सूचनाएं हैं, यहां पर कुछ सूचनाएं हैं, यहां पर कुछ सूचनाएं हैं। तो ये जो सूचनाएं जहां पर रखी गई हैं उन्हें वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, इन वेब पेजों को वेब लिंक के द्वारा, किसके द्वारा, हाइपरलिंक के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, और जोड़कर एक चीज बनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, साइट कहा जाता है। आप बोलते हैं ना इस साइट पे चले जाओ, सर्च कर लो तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो सूचनाएं सब कुछ मिल जाती हैं। और जो ये जो वेब पेज हैं ये तैयार किस लैंग्वेज में किए जाते हैं, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं। वेबसाइट में इन्हें संग्रहित किया जाता है। तो जितने भी पेज होते हैं किसमें संग्रहित किए जाते हैं, वेबसाइट में संग्रहित किए जाते हैं। तो जब भी आप वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट जैसे ही खुलती है तो उसके पहले आपको एक फ्रंट पेज में दिखाई देता है, सबसे पहला पेज दिखाई देता है जिसे क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, जिस पर सारी सूचनाएं होती हैं। और होम पेज के बाद फिर वेबसाइट के अंदर के पेज खुलते हैं। तो जो बाहर आपको दिखाई देता पेज है उसे होम पेज कहा जाता है। ठीक है, और जो वेबसाइट होती है वह किसका संग्रह होता है, तो वेब पेजों का संग्रह होता है। वेब पेजों में क्या होता है, तो वहां पर सूचनाएं होती हैं, फाइलें होती हैं, उन्हें एक दूसरे से किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये जो वेबसाइट होती हैं किस लैंग्वेज में तैयार की जाती हैं, तो यह HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में तैयार की जाती हैं। वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं। यह वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं की सूची को प्रदर्शित करता है कि क्या क्या सूचनाएं इस वेबसाइट के अंदर उपस्थित हैं। ये जो होम पेज वाला प्रश्न है ये PSC में 2 बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ आपको दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। वेब पेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयुक्त भाषाएं की, कौन कौन सी भाषाएं यहां पर उपयुक्त होती हैं, किन किन भाषाओं का उपयोग किया जाता है। एक तो होती है HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा है। हमने अभी देखा है कि वेबसाइट किस पे तैयार की जाती है, HTML पर की जाती है। एक होता है XML अर्थात एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML में जहां पर वेब पेज की डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वहीं पर XML में किस पर ध्यान दिया जाता है, उसमें डाटा को स्टोर करने तथा डाटा को स्थानांतरण करने पर जोर दिया जाता है। तो अंतर क्या है HTML में और XML में। HTML में क्या है, वेब पेज के डिजाइन पर जोर दिया जाता है, और XML जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है इसमें डाटा को स्टोर करने और डाटा को स्थानांतरित करने में जोर दिया जाता है। तो ये रहेगा याद, ठीक है। एक होता है XHTML,
यह ऐसी लैंग्वेज है जिसमें HTML और XML दोनों की विशेषताएं उपलब्ध होती हैं, अर्थात वेब पेज की डिजाइन पर भी ध्यान दिया जाता है, डाटा स्टोर पर भी ध्यान दिया जाता है और डाटा के स्थानांतरण पर भी जोर दिया जाता है। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक है जावास्क्रिप्ट, तो यह सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। कौन सी? जावा स्क्रिप्ट। तो यह भी पूछा जाता है। इसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। फिर एक होती है PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयोग डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। यदि आपको डायनेमिक वेब पेज बनाने हैं तो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? वह है PHP के द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे कि जो फेसबुक है, याहू है, इनकी जो वेबसाइटें होती हैं वह किस पर तैयार की जाती हैं? तो PHP प्रोटोकॉल पर, लैंग्वेज पर तैयार की जाती हैं। क्लियर हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है? तो देखिए, कोई भी चीज आप यदि इंटरनेट पर सर्च कर रहे होते हैं तो वह जहां पर स्थित होती है वहां पर पहुंचने के लिए एक कंप्यूटर प्रोवाइडर द्वारा एड्रेस दिया जाता है। तो वही क्या कहलाता है? IP एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है, अर्थात उस प्रोटोकॉल तक पहुंचने का एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है। कैसा पता दिया जाता है? विशेष अंकीय पता दिया जाता है। उसी अंकीय पता को IP एड्रेस कहा जाता है। यह एड्रेस कंप्यूटर प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाएगा? कंप्यूटर प्रोवाइडर के द्वारा। इसमें कंप्यूटर या उपकरण द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का नाम और नेटवर्क पर उसकी स्थिति, अर्थात जो प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग हो रहा है, साथ ही साथ वह प्रोटोकॉल कहां पर स्थित है, तो इन दोनों की सूचनाएं आपको IP एड्रेस के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस और एक होता है आपका डायनेमिक IP एड्रेस। स्टैटिक में क्या होता है? इसमें कंप्यूटर का स्थायी पता प्रदान करते हैं जो बदलता नहीं है बार बार। और जो डायनेमिक IP एड्रेस होता है, इसमें इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार एक नया पता आता है। तो ये दो प्रकार के IP एड्रेस होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है, आप ध्यान रखिएगा। एक है IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यह 0 से 255 तक के अंकों के इसमें 4 समूह होते, 4 सेटों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? IPv4 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में। अलग अलग वर्जन हैं, अलग अलग समय पर विकसित हो रहे हैं, है ना। तो पहले किसका विकास हुआ था? IPv4 का हुआ था। इसके पहले और भी हुए थे, महत्वपूर्ण नहीं है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें 0 से 255 तक के अंकों के 4 समूह सेट रखे गए थे और इन चारों सेटों को जो डॉट बिंदु होता है उसके द्वारा अलग किया गया था और इसमें 32 बिट या 4 बाइट नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि IPv4 में कितने बिट या कितने बाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये किस पर कार्य करता है? 32 बिट या 4 बाइट पर काम करता है। एक है IPv6, अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसमें 128 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? 128 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के कितने समूह होते हैं? 8 समूह होते हैं और इन 8 समूह को कॉलन के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, IPv6 है इसमें कॉलन्स का उपयोग किया जाता है और जो IPv4 है इसमें डॉट या बिंदु का उपयोग किया जाता है। यह 128 बिट पर काम करता है और यह 32 बिट पर काम करता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। एक होता है USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यह भी एक प्रोटोकॉल है। यह GSM जो आपकी सिम होती है मोबाइलों में, वह सेल्यूलर फोन या सेवा प्रदाता के कंप्यूटरों से संचार हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो जो मोबाइल पर प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? USSD कहा जाता है। USSD संदेश 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर तक के लंबे हो सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो USSD है उसमें जो संदेश होते हैं कितने कैरेक्टर तक लंबे हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 182 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर तक लंबे हो सकते हैं। अगस्त 2016 में यूनियन बैंक ने NPCI के साथ मिलकर USSD आधारित *99# मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। तो यह भी थोड़ा करंट का मुद्दा था, अभी तो करंट नहीं, इतिहास ही बन चुका है, 2016 की बात है। लेकिन आप ध्यान रख लीजिए, पूछा जाता है कि USSD के लिए जो एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी वह एप्लीकेशन का नाम क्या है, किस बैंक के द्वारा की गई थी और किसके साथ मिलकर की गई थी और कब की गई थी। तो ये चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम क्या होता है?
तो क्या होता है, प्रत्येक वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है उसके पते को पता करने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। तो यह संख्याओं से बना आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है, संख्याओं से बना आईपी एड्रेस। यह संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में परिवर्तित कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहलाता क्या है, एक आईपी एड्रेस ही कहलाता है। लेकिन आईपी एड्रेस किसका होता है, संख्याओं का होता है। यदि उसे हम शब्दों में बदल देते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, डोमेन नेम कहलाने लगता है। इसमें सभी डोमेन नेम तथा आईपी एड्रेस का क्या होता है, संग्रह होता है डोमेन नेम सिस्टम में। डोमेन नेम क्या होता है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जो उसे इस वेबसाइट का पता बताता है। तो हम लोगों ने देखा था, जो कि आईपी एड्रेस होता है वो अंकों में दिया जाता है और डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा वह अंकीय जो एड्रेस होता है उसको शब्दों में बदल दिया जाता है। तो वही जो शब्दों में बदला हुआ आईपी एड्रेस होता है वह क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। इसमें वेबसाइट का नाम और एक्सटेंशन का नाम दिया जाता है। किस किस का, एक तो वेबसाइट का नाम होगा, दूसरा एक्सटेंशन का नाम होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि www.yahoo.com, तो यहां पर जो www याहू लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब याहू लिखा है, वह वेबसाइट का नाम होता है और जो .com है वह एक्सटेंशन का नाम है। अर्थात किस चीज में आप इसको सर्च कर रहे हैं वह एक्सटेंशन होता है। क्या आप कॉमर्शियल फील्ड की चीज सर्च कर रहे हैं, क्या आप इंटरनेशनल लेवल की चीज सर्च कर रहे हैं, क्या आप इंडिया की चीज सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी फाइल को सर्च किया है ना, आपने किया प्रशांत सर्च। अब प्रशांत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर का भी नाम हो सकता है, एक व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब वहां पर एक्सटेंशन का नाम दिया जाता है कि आप इसको किस क्षेत्र से संपर्क करना चाहते हैं। क्या आप कॉमर्शियल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या आप कंपनी के प्रशांत का नाम सर्च करना चाहते हैं, क्या आप इंडिया के प्रशांत का नाम सर्च करना चाहते हैं, क्या आप यूएसए के प्रशांत का नाम सर्च करना चाहते हैं। तो एक्सटेंशन नाम और फाइल का नाम मिलकर ही क्या बना देते हैं, एक वेबसाइट बना देते हैं जो आपको वहां पर पहुंचा देती है, एक अंकीय पता बता देते हैं। तो क्लियर हुआ, एक्सटेंशन का नाम क्या बताता है, उस क्षेत्र का नाम बताता है जहां पर आपको जाना है। वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन नेम का अंग होता है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप यदि www सर्च नहीं करते, आप सिर्फ yahoo.com लिखते हैं और जैसे ही आप सर्च बार पर सर्च का वो नाम सर्च करते हैं तो वहां पर वर्ल्ड वाइड वेब स्वतः ही लिख जाता है। वो क्यों लिख जाता है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वह डोमेन का ही भाग होता है। तो जैसे ही आप डोमेन को सर्च बार में सर्च के लिए लिखते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब स्वतः ही उसके साथ जुड़ जाता है। डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव से मतलब होता है आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान ना भी रखें तो चल जाएगा, आप कोई भी वर्ड कैपिटल कोई भी वर्ड स्मॉल बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसमें अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए अंक अक्षर दोनों ही हो सकते हैं। अधिकतम इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 64 कैरेक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 64 कैरेक्टर का उपयोग इसमें किया जाता है। लेकिन इसमें हैफन या इस तरीके का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, कि जो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम में आप किस किस का उपयोग कर सकते हैं, तो सभी चीजों का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप हैफन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन के नाम कौन कौन से एक्सटेंशन हैं टॉप लेवल पर, उनको हम देख लेते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। .edu, तो edu से मतलब क्या होता है, इसका होता है एजुकेशनल अर्थात शैक्षणिक। जैसे ही आपने किसी चीज को सर्च किया और उस डॉट के बाद edu लिख दिया तो समझ लेना वह साइट समझ जाती है कि आप इस विषय का एजुकेशन से संबंधित ढूंढ रहे हैं, अर्थात इसका कुछ भी एजुकेशन से संबंधित डेटा में डला हुआ है वो ढूंढ के आपको दे देगा। फिर .com मतलब होता है कॉमर्शियल व्यवसायिक। .org होता है ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संस्थान से संबंधित। .gov होता है गवर्नमेंट सरकारी से। .mail होता है मिलिट्री से। MIL लिखा हुआ है तो मिलिट्री से। .net नेट लिखा है तो नेटवर्किंग से। .int लिखा हुआ है तो इंटरनेशनल से। .co लिखा है तो कंपनी, ध्यान रखिएगा कंपनी से। .info लिखा है तो इंफॉर्मेशन या सूचना प्रदाता से। तो ये जो है इनसे संबंधित रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने लिखा www.pk.com। .com से मतलब है कॉमर्शियल क्षेत्र में जाएगा, पीके जो है कॉमर्शियल क्षेत्र से कुछ संबंधित फाइल होगी उसको ढूंढ के आपके पास रख देगा। यदि आपने pk.in लिख दिया मतलब इंडिया के अंदर कोई पीके है, कोई चीज है, कोई फाइल है पीके से संबंधित, उसको कंप्यूटर ढूंढ के आपके सामने रख देगा। तो इसीलिए आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो उसके बाद आप एक्सटेंशन का नाम ध्यान रख के ही लिखिएगा कि आप किस चीज से संबंधित उसको सर्च कर रहे हैं।
कुछ कंट्री कोड दिए गए हैं, जैसे कि यदि .in लिखा है मतलब इंडिया आ जाएगा, .uk लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, और .us लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको किसी कंट्री से संबंधित कोई डेटा या कोई सूचना प्राप्त करनी है तो आप एक्सटेंशन में इन, UK या US का उपयोग कर सकते हैं। अब एक होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप किसी भी चीज को इंटरनेट पर जब भी सर्च बार में सर्च करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप सिर्फ चीज लिखते हैं इतनी। क्या लिखेंगे, आप फाइल का नाम लिखते हैं जो भी आपको सर्च करनी होती है, और आप एक्सटेंशन का नाम लिखते हैं कि ये कॉमर्शियल क्षेत्र से या किस क्षेत्र से है। www जो वर्ल्ड वाइड वेब है वह इसका ही नाम होता है, साथ में जुड़ जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं वह कंप्यूटर स्वतः ही या सर्च बार स्वतः ही उसमें जोड़ देता है। क्यों जोड़ देता है, क्योंकि सर्च बार को पता नहीं होता है कि कहां पर क्या चीज है। तो सर्च बार आपने उसमें नहीं डाला कि यह चीज कहां पर उपस्थित है, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, किस पते पर है, तो वह पता, लैंग्वेज, फाइल का नाम, एक्सटेंशन का नाम, सभी चीजें जो है URL स्वतः ही दे देता है, सर्च बार स्वतः ही दे देता है। उसे ही क्या कहते हैं, हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इसमें 5 चीजें समाहित होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, 5 चीजें। एक तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा रहा है, फाइल का नाम, एक्सटेंशन का नाम, उसका पता, और यहां पर लास्ट में हो जाता है फाइल का नाम। ठीक है, www पर किसी वेबसाइट के वेब पेज का विशेषीकृत जो पता होता है उसे ही क्या कहते हैं, URL कहते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसमें डोमेन वेब शामिल होता है। क्या शामिल होता है, डोमेन वेब शामिल होता है। URL में क्या क्या शामिल होता है देख लेते हैं। तो इसमें ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा रहा है पहले नंबर पर, जैसे इसमें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है। दूसरा फिर यहां पे कॉलन होता है, ये देखिए कॉलन का उपयोग किया गया है। फिर या कॉलन या स्लैश दोनों हो सकता है। फिर होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम में क्या है, यहां पे www.google.com, ये क्या है, डोमेन नेम है। और यहां पर ये क्या है, एक्सटेंशन का नाम होता है, जो कि हम अभी देख चुके हैं। फिर इसमें उपयोग किसका होता है, वेब पेज पर पहुंचने का पता, जैसे कि HTML/HTML जो है तो ये क्या बता देता है, वहां का पता बता देता है। फिर .indra.html मतलब इंद्रा क्या बता देता है, फाइल का नाम बता देता है। तो इस तरीके से जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वह उस साइट तक पहुंचने का पूरा पता आपको बता देता है। इसमें ध्यान रखिएगा, खाली स्थान का प्रयोग नहीं होता, कहीं भी स्पेस का उपयोग नहीं होगा। यह केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब आपको ध्यान रखना होगा कहां पर कैपिटल वर्ड यूज करना है और कहां पर स्मॉल वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एक होता है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी फाइल का नाम, सूचना का नाम या उसकी स्थिति का पता होता है। स्थिति को यह बताता है कि फाइल का नाम क्या है, सूचना का नाम क्या है, या वह कहां पर स्थित है। क्या बताता है, URI। तो जो URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसकी पूरी चीजें या कुछ चीजें URI के अंतर्गत शामिल होती हैं। वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, कोई भी सूचना यदि आपको प्राप्त करनी है तो वह सूचना कितने आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, अर्थात आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, वेब ब्राउजर बनाए जाते हैं। तो नहीं क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। अर्थात जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हाइपर टेक्स्ट पर होते हैं और जो www के माध्यम से आपको उपलब्ध हो सकते हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य जो एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। यह HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर काम करता है। सबसे पहले वेब ब्राउजर का विकास 1991 में किसके द्वारा किया गया था, टिम बर्सन-ली के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो टिम बर्सन-ली ने सबसे पहले किसका उपयोग किया था, वेब ब्राउजर का उपयोग किया था। अब बात कर लेते हैं, कुछ वेब ब्राउजर हैं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं, किस कंपनी के हैं, तो और इनका विकास कब हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है।
यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। तो जैसे ही आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदते हैं, लैपटॉप को खरीदते हैं और यदि उसमें विंडो रहती है, कोई भी हो, 7 हो, 10 हो, कोई भी विंडो हो, तो उसमें आपको सर्च बार के रूप में या ब्राउजर के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रदान कर दिया जाता है। इसका चिन्ह तो आप लोगों को पता ही होगा, इस तरीके से बल्ब बना रहता है और इस तरीके से ऐसा एक चिन्ह होता है, ठीक है। वो क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का चिन्ह होता है। यह विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। किसके द्वारा इसका विकास किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका विकास किया गया है। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। इसका विकास मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। यह विंडो, लिनक्स और मैकिन्टोश आदि ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो ध्यान रखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस पर करता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स किस पर करता है? सभी पे करता है। विंडोज पर भी करता है, लिनक्स पे भी करता है और मैकिन्टोश पे भी करता है। यह निःशुल्क वेब ब्राउजर होता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। एक होती है ओपेरा। ओपेरा इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइलों में आता है। तो ओपेरा सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका विकास किया गया था। उपयोग मोबाइल फोन तथा पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप मोबाइल फोन जब पुराने खरीदते थे तो उन मोबाइल फोनों में यह जो ब्राउजर है वह मुफ्त मिलता था। एक है सफारी। सफारी किसका है? तो एप्पल का है। एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा कब विकसित किया गया था? 2007 में विकसित किया गया था। यह है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल होता है, ठीक है। तो जो आप एप्पल के द्वारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं, ओएस खरीदते हैं, चाहे एप्पल मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें क्या आता है? सर्च बार के लिए सफारी वेब ब्राउजर आपको दिया जाता है। इसका प्रयोग आईफोन तथा आईपैड में किया जाता है। एक होता है क्रोम। क्रोम का विकास किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा किया गया। क्रोम भी क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। यह गूगल कंपनी के द्वारा 2008 में बनाया गया था। यह भी ध्यान रखना है कि सफारी किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा 2007 में बना था और क्रोम गूगल के द्वारा कब बना है? 2008 में बना है। यह बेहतर सुरक्षा प्रावधानों एवं उच्च गति क्षमता हेतु लोकप्रिय वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, यह कोड नाम स्पार्टन है। इसका नाम क्या है? इसको स्पार्टन भी कहा जाता है। यह विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो हम वेब ब्राउजर पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न एक तो सीधे बन जाता है कि ये वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किए गए, कब किए गए। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है या नहीं है। वहां पर कुछ वेब ब्राउजर के नाम लिख दिए जाएंगे, कुछ सर्च इंजन के नाम लिख दिए जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से सर्च इंजन है, कौन से वेब ब्राउजर हैं। दोनों में अंतर बहुत होता है, मैं आपको भी बता दूंगा। एक होता है एपिक, यह भारतीय ब्राउजर है। एपिक 12 भाषाओं में मोजिला पर तैयार किया गया था। किस पर तैयार किया गया था? मोजिला पर। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में। तो भारतीय ब्राउजर है, याद रखिएगा। इसका विकास आलोक भारद्वाज के द्वारा किया गया था। फिर है यूसी ब्राउजर, जो कि चाइनीज ब्राउजर है। इसका विकास अलीबाबा गुरु चीन द्वारा किया गया था। फिर है मोज़ेक, यह पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। हमने देखा था कि पहला वेब ब्राउजर जो है, जो www वर्ल्ड वाइड वेब पर तैयार किया गया था, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर वो कौन सा था? मोज़ेक। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे कि विवाल्डी है, टाटा ब्राउजर है, मैकस्थान है, क्लॉक है, स्लिमजीत है या नेटस्केप है। तो ये भी क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं वेब इंडेक्स। तो वेबसाइट की सूची या डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? वेब इंडेक्स। इंडेक्स तो सीधी बात होती है, कोई सूची होती है जहां पर वेबसाइटें क्या होती हैं? जमी होती हैं। हमें कौन सी वेबसाइट चाहिए तो उसको एक क्रम के रूप में जमा दिया जाता है, तो सही क्या कहते हैं? वेब इंडेक्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्च इंजन। किसी भी साइट को यदि आपको सर्च करना है तो उसके लिए एक इंजन उपलब्ध कराया जाता है, एक साइट उपलब्ध कराई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है जो www वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, वेब ब्राउजर क्या कर रहा है? उस सूचना को सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन उस सूचना को खोजने का काम कौन करेगा? सर्च इंजन करेगा। क्लियर हुआ? वेब ब्राउजर सर्च इंजन में सर्च इंजन कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। वेब ब्राउजर आप सभी देख चुके हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला हो गया, ठीक है। कुछ प्रचलित सर्च इंजन जैसे कि गूगल। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है और गूगल के द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है? तो क्रोम है। ध्यान रखिएगा। तो गूगल जो सर्च इंजन है उसका विकास लैरी पेज और सर्जी विन द्वारा 1997 में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि गूगल का विकास कब हुआ है? तो 1997 में। किस किस के द्वारा किया गया? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा किया गया। याहू,
यह फ्री ईमेल प्रोवाइडर होता है, ठीक है, फ्री ईमेल उपलब्ध कराता है। 1994 में जेरियांग और डेविड फ्लो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। विंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च 2009 में स्टीव बाल्मर द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत इसका विकास किसने किया था, तो स्टीव बाल्मर ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, याहू हो गया, गूगल हो गया, याहू हो गया और विंग हो गया। फिर है एक ब्लैको, एक है हॉटबॉट, एक है एक्साइड। एक्साइड कैसा है, सर्वप्रथम क्रॉलिंग सर्च इंजन होता है। क्रॉलिंग में क्या किया जाता है, किसी भी चीज को यदि आपको सर्च करना है या निकालना है या व्यवस्थित करना है तो इसमें क्रॉलिंग के माध्यम से किया जाता है। वाइडू जो है वह चीन का सर्च इंजन है और चीन का ब्राउजर कौन सा है, तो यूसी ब्राउजर है, ध्यान रखिएगा, ब्राउजर यूसी है, सर्च इंजन वाइडू है। ask.com यह प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किया गया क्या होता है, सर्च इंजन होता है। कोई भी चीज का आप उत्तर जानना चाहते हैं तो प्रश्न उत्तर के रूप में यह आपको व्यवस्थित करके दे देता है। इसके बाद अल्टाविस्टा, आर्कुट, वुल्फ्रॉम अल्फा, लाइकोस, चाचा.com, यानडेक्स और स्पाइडर, ये क्या है सभी, ये सभी सर्च इंजन के ही उदाहरण हैं। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा सर्च इंजन है या कौन सा वेब ब्राउजर है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है उनको देख लेते हैं। जैसे एक होता है क्रॉलिंग, हमने देखा था ना क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है, ढूंढना होता है, आप क्रॉल करते हैं, वेबसाइट पर स्कैन करना क्रॉलिंग कहलाता है। वॉट क्या होता है, नई जानकारी को अपलोड करना तथा पुरानी जानकारी को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, वॉट कहलाता है। एक होता है इंडेक्स, जो सूचनाएं दी गई होती हैं उनको अल्फाबेट क्रम में या मेमोरी के हिसाब से व्यवस्थित करना क्या होता है, इंडेक्सिंग कहलाता है। एक होती है रैंकिंग, सर्च के हिसाब से व्यवस्थित करना। जैसे कि आपने किसी भी चीज को बार बार सर्च किया है तो यदि कोई चीज बार बार सर्च कर रहे हैं तो उसको ऊपर, कम सर्च कर रहे हैं तो उसको नीचे, तो एक तरीके से व्यवस्थित कर देना सर्च के आधार पर, तो वो क्या कहलाती है, रैंकिंग। तो ये शब्दावली आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न सीधे सीधे यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। सर्च इंजन के प्रकार, कितने प्रकार के सर्च इंजन होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रॉलर सर्च इंजन, एक होता है डायरेक्टरी सर्च इंजन, एक होता है हाइब्रिड सर्च इंजन और एक होता है मेटा सर्च इंजन। कौन कौन से होते हैं, क्रॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा। क्रॉलर में क्या होता है, क्रॉलर में हमने देखा है इसमें नई जानकारी एवं डेटाबेस को अपडेट करते रहते हैं। कोई नई जानकारी यदि आ जाती है तो उस नई जानकारी को रख देते हैं और कोई पुरानी जानकारी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है तो उसको हटा देते हैं या फिर कहीं और व्यवस्थित कर देते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो जैसे गूगल है, विंग है, याहू है, स्पाइडर है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्रॉलर सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरे होते हैं डायरेक्टरी सर्च इंजन, इनमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है ना। जैसे कैटेगरी के आधार पर उनको जमा दिया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी है, फिर कौन सी है, बाद में सबसे कम उपयोगी कौन सी है, तो उसके आधार पर इसमें जमा दिया जाता है। तो इसमें डीमॉस भी आता है, याहू आता है और याहू डायरेक्टरी आता है इसके अंतर्गत। एक होता है हाइब्रिड सर्च इंजन, जिसमें क्रॉलर सर्च इंजन और डायरेक्टरी सर्च इंजन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे हाइब्रिड सर्च इंजन कहा जाता है। तो इसमें गूगल और याहू दोनों आते हैं। एक होता है मेटा सर्च इंजन, यह किसी अन्य सर्च इंजन से डेटा लेकर रिजल्ट देता है, अर्थात इसके पास खुद की चीजें नहीं होती, ये क्या करेगा, दूसरे सर्च इंजन से डेटा को प्राप्त करेगा और आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। इसमें डॉगपिल और मेटा क्रॉलर आते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो सर्च इंजन है उनके प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के सर्च इंजनों में कौन कौन से सर्च इंजन आते हैं हमने ये भी देखा। अब बात कर लेते हैं भारत में इंटरनेट की। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी, सभी को पता है कि 15 अगस्त 1995 के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी कौन सी थी, तो यह थी सत्यम इन्फो। कौन सी कंपनी थी, सत्यम इन्फो थी। इसने कब इंटरनेट उपलब्ध कराया था, तो नवंबर 1998 में आपको इंटरनेट उपलब्ध कराया था। भारत में फ्री ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी है, तो हॉटमेल कंपनी है और हॉटमेल कंपनी के जनक कौन है, सबीर भाटिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि बताइए भारत में पहली फ्री ईमेल प्रदाता कंपनी कौन सी है, ईमेल सेवा देने वाली कंपनी कौन सी है, तो कौन सी है, hotmail.com है और ये इसके जनक कौन है, सबीर भाटिया हैं। दूसरी इंटरनेट प्रदाता कंपनी कौन सी थी, तो यह सत्यम इन्फो थी। भारत में इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करने वाला प्रथम संस्थान कौन सा था, तो NIS था, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर था, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम क्या है, तो भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम है डाटा इन इंटरनेट डोमेन। क्या है, डाटा इन इंटरनेट डोमेन है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। VSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड।
इसकी जो ब्रॉडबैंड सेवा है उसका नाम क्या है, डाटा वन है। ये पूछा जाता है कि बताइए डाटा वन ब्रॉडबैंड सेवा किसकी है, तो वह है बीएसएनएल की। और बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए। तो इसमें बीएसएनएल आता है, एमटीएनएल आता है, सत्यम इन्फो आता है और भारतीय एयरटेल आता है। साथ ही साथ जियो भी आपको इंटरनेट प्रदान करने लगा है। तो इतनी कंपनियां हैं जो भारत में हैं और यह आपको भारत में इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी का काम करती हैं। तो भारत के अंतर्गत और विश्व के अंतर्गत इंटरनेट से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी इस वीडियो के अंतर्गत हमने समझने का प्रयास किया। अब इंटरनेट का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, किस तरीके से इंटरनेट का उपयोग हम कर सकते हैं, कहां कहां पर इसका उपयोग होता है, उन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे अगली वीडियो में। अगली ही वीडियो में जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट वाला टॉपिक इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है वह भी हम उसी के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा जो ई गवर्नेंस है और ई कॉमर्स है वह भी इंटरनेट के उपयोग के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन इनको हम एक व्यवस्थित अलग टॉपिक के अंतर्गत व्यवस्थित तौर पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।